वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ लिपनकॉट फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में हम फार्माकोकाइनेटिक्स का टॉपिक देख रहे थे, जिसकी आज हम जो है वो नेक्स्ट फेज की बात करेंगे, जो हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि ड्रग अब्जॉर्प्शन क्या होती है, देन जो है वो अब हम देखेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो अब्जॉर्प्शन में हमने देखा कि हमारी जो ड्रग है वो किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो बॉडी में गई, और उस ड्रग को जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचते पहुंचते जो है वो कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करेंगे या किस तरह से जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक, प्लाज्मा तक या ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने का जो प्रोसेस था वो अब्जॉर्प्शन था। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में या किसी भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जो है वो मौजूद है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो है वो हमारी ड्रग मौजूद है। अब वहां से हमारी जो ड्रग है वो मूव करेगी टुवर्ड्स टिश्यूज, टुवर्ड्स सेल्स, ताकि वहां पे जाके डिफरेंट रिसेप्टर्स पे अटैच होकर फार्माकोडायनामिक्स की प्रॉपर्टीज शो करके वो ड्रग जो है वो अपना इफेक्ट दे सके। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, कि हमारी जो ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम से निकल के, प्लाज्मा से निकल के थ्रू आउट बॉडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो हमारे इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करते हैं या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर्स द इंटरस्टिशियम विच इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो रिवर्सिबली का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जब ड्रग जो है वो किसी भी प्लाज्मा को या कैपिलरीज को छोड़ के सेल्स में जाएगी, टिश्यूज तक जाएगी, तो वहां पे जब अपना एक्शन परफॉर्म करेगी तो वापस जो है वो ब्लड स्ट्रीम में दोबारा से आएगी, ताकि उसका जो है वो मेटाबॉलिज्म हो सके और उसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जा सके। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो वर्ड यूज हुआ है रिवर्सिबली। तो रिवर्सिबली जो है वो हमारी ड्रग ब्लड स्ट्रीम को छोड़ती है और किसी भी इंटरस्टिशियम में एंटर होती है। ठीक है, इंटरस्टिशियम हमने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि इंटरस्टिशियम हमारे पास जो है वो किस तरह से है। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वो प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर ड्रग है। प्लाज्मा हम बात कर रहे हैं ब्लड स्ट्रीम की, ठीक है, उसकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिफरेंट सेल्स हैं जिन तक हमने जो है वो अपनी ड्रग पहुंचानी है। अब इन सेल्स में जो फ्लूइड होगा उसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ICF। तो अगर जो है वो इन सेल से बाहर के फ्लूइड की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, आपको अक्सर जो है वो बुक्स में ECF के नाम से चीजें मिलेंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में तो हमारे पास वो फ्लूइड होगा जो सेल के अंदर है। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर हम बात करें तो एक वो फ्लूइड जो प्लाज्मा के अंदर है या जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं वो फ्लूइड, अब ये भी तो सेल्स के बाहर है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। और उसके साथ ये जो स्पेस हमें नजर आ रही है, जो ब्लड स्ट्रीम से निकल के सेल तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास जो स्पेस होती है जिसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं, तो ये स्पेस भी हमारी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगी। तो अल्टीमेटली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो हमारे पास प्लाज्मा प्लस इंटरस्टिशियम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड हमारा जो विद इन सेल होगा। ठीक है, तो दो किस्म का फ्लूइड आ गया, जिसमें एक जो है वो विद इन सेल, वो हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो सेल के बाहर है उसमें हमारे पास जो है वो इंटरस्टिशियम प्लस प्लाज्मा। तो ये दोनों मिलके हमें जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम से निकल के इंटरस्टिशियम में जाएगी एंड द टिश्यूज, और अल्टीमेटली जो है वो टिश्यूज में जाएगी फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेड IV। अगर तो हम बात करें IV रूट की, ठीक है, इंट्रावेनस रूट की, जो हम पेरेंट्रल रूट की बात करें, तो अगर तो जो है वो IV रूट की बात करें, अब्जॉर्प्शन इज नॉट अ फैक्टर, तो उसमें जो है वो अब्जॉर्प्शन हम जो है वो कंसिडर ही नहीं करते। हम कहते हैं कि उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो 100% जो है वो टोटल है, कि उसमें जो है वो किसी भी किस्म की कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम नहीं हुई, तो अल्टीमेटली उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% है, उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो 100% है, क्योंकि सारी की सारी ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है। And the initial phase from immediately after administration through the rapid fall in concentration represent the distribution phase। ठीक है, during which, और जैसे ही हमने जो है वो इंजेक्शन लगाया और उसकी जो इनिशियल फेज आएगी, जिसको हम कहते हैं कि जब हमारी जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो है ना वो थोड़ी सी फॉल करती है प्लाज्मा में, क्योंकि प्लाज्मा से ड्रग निकल के टिश्यूज तक चली गई, इंटरस्टिशियम में चली गई, तो अल्टीमेटली हमारे जो प्लाज्मा सेलुलर लेवल है ड्रग का वो फॉल कर जाएगा। तो वो जो इनिशियल फेज है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ड्यूरिंग विच the drug rapidly leaves the circulation and enters the tissues। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ जाएगा, जिसको हमने जो है वो
ये पिक्चर से भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। अब लेट्स सपोज ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो इंजेक्शन देने के बाद ये अचीव हुई और ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो विद टाइम फौरन से रिड्यूस हुई। तो ये जो इनिशियल फेज था जब ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रही है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिड्यूस होने का ये मतलब है कि हमारी ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा से निकल के अब सेलुलर लेवल पे या टिश्यू लेवल पे या इवन इंटरस्टिशियम में जो है वो जा रही है। ठीक है, तो इस फेज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिस फेज में हमारे पास जो है वो हमारी ड्रग प्लाज्मा में जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है। देन हमारे पास जो है वो अगर हम बात करें तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम प्लाज्मा टू इंटरस्टिशियम डिपेंड्स ऑन कार्डियक आउटपुट एंड लोकल ब्लड फ्लो, कैपिलरी परमिएबिलिटी, द टिश्यू वॉल्यूम एंड द डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन्स। ठीक है, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिटेल से भी देखेंगे और इन पे जो है वो सारी की सारी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैटर करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ड्रग की जो है वो टिश्यू लेवल पे या इंटरस्टिशियम में जो है वो कितनी अच्छी होगी। तो सबसे पहले उसने कहा कि कार्डियक आउटपुट और साथ में जो है वो लोकल ब्लड फ्लो। तो कार्डियक आउटपुट किस तरह से कि हमारी जो है वो कार्डियक आउटपुट कितनी है। अगर तो कोई जो है वो एंजाइना का पेशेंट है या किसी को जो है वो हार्ट अटैक का इशू हो चुका है, किसी को जो है वो कार्डियक फेलियर का जो है वो इशू करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उसकी कार्डियक आउटपुट जो है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या होती है कि हम ईच स्ट्रोक में पर यूनिट टाइम जो है वो कितना ब्लड वॉल्यूम बॉडी जो है वो आगे भेज रही है या हार्ट जो है वो उसको आगे भेज रहा है। तो अल्टीमेटली हमारी जो कार्डियक आउटपुट है अगर वो कम होगी तो ब्लड सप्लाई जो है वो डिफरेंट टिश्यूज तक कम जाएगी, ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो ड्रग भी कम जाएगी। ठीक है, लोकल ब्लड फ्लो की अगर हम बात करें तो ब्लड फ्लो जो है वो जिन टिश्यूज को ज्यादा जाएगा उन टिश्यूज में जो है वो ड्रग भी ज्यादा जाएगी और जिन टिश्यूज में ब्लड फ्लो जो है वो लिमिटेड होगा उन टिश्यूज में ऑब्वियसली ब्लड जो है वो ड्रग भी जो है वो कम जाएगी। द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू टिश्यू कैपिलरीज वेरीज वाइडली। ठीक है, डिफरेंट टिश्यू कैपिलरीज को जो है वो रेट ऑफ ब्लड फ्लो की किस तरफ जो है वो ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा। फॉर इंस्टेंस ब्लड फ्लो टू वेजल रिच ऑर्गन्स। अब ये वेजल रिच के ऑर्गन्स क्या होते हैं, जहाँ पे ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा रिच हो, बहुत ज्यादा जो है वो उसमें मतलब इंक्रीज सप्लाई हो। तो वो हमारे पास वेजल रिच ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ब्रेन, लीवर एंड किडनी। ठीक है, ये तीन ऑर्गन जो है वो आपने याद रखने हैं। आपको किसी भी किस्म का एमसीक्यू आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो जो वेजल रिच ऑर्गन्स हैं उसमें ब्रेन, लीवर एंड किडनी। ठीक है, कुछ लोग इसको जो है वो कार्डियक सिस्टम के साथ भी कंफ्यूज करते हैं कि कार्डियक सिस्टम भी तो ब्लड वेजल मतलब जो है वो वेजल रिच ऑर्गन हो सकता है, तो उसको हम जो है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद ही तो ब्लड की सप्लाई दे रहा है, तो उससे ब्लड निकल के जो है वो डिफरेंट ऑर्गन तक जा रहा है। तो हम जो है वो इसलिए अदर ऑर्गन्स को जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो वेजल रिच ऑर्गन्स जहाँ पे ब्लड वेसल की सप्लाई काफी ज्यादा है, तो जो ब्लड सप्लाई जो है वो जहाँ पे ब्लड वेसल की सप्लाई ज्यादा होगी तो ब्लड सप्लाई भी वहां पे जो है वो ज्यादा होगी, ब्रेन, लीवर एंड किडनी। ठीक है, तो इनकी तरफ जो है वो ब्लड फ्लो इज ग्रेटर देन टू स्केलेटल मसल्स। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज, स्किन एंड विसरा हैव स्टिल लोअर रेट्स टू ब्लड फ्लो। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं वहां पे हमारी जो है वो ब्लड वेसल्स इतनी ज्यादा नहीं होती, तो स्केलेटल मसल्स की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो कम होगा और उसके साथ साथ जो है वो एडिपोज टिश्यू, स्किन और विसरल ऑर्गन्स, जो हमारी विसरल कैविटी में जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन्स होते हैं उनमें हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कम होगा। Variation in blood flow partly explains the short duration of hypnosis produced by an IV bolus of propofol। ठीक है, अब ये मतलब जो है वो बता रहे हैं कि प्रोपोफोल हमारे पास जो है वो एक एनेस्थेटिक है जो मतलब बंदे को जो है वो बेहोश करने के लिए, एनेस्थीसिया देने के लिए यूज होती है ड्रग। तो उसका वो बता रहे हैं कि इसमें जो है वो वेरिएशन जो होती है कि ये जो ब्लड फ्लो की वेरिएशन है इससे हमें जो है वो ये फायदा होता है कि हमारी जो ब्रेन की तरफ है ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा होता है। तो ब्रेन की तरफ जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो हम जब प्रोपोफोल देते हैं तो उसकी ब्रेन में जो है वो सप्लाई ज्यादा होती है, ब्रेन की तरफ जो है वो ज्यादा प्रोपोफोल जाती है, तो कुछ देर के लिए जो है वो आदमी को अनकॉन्शियस कर देती है क्योंकि उसको जो है वो प्रोपोफोल ज्यादा ब्लड सप्लाई की वजह से ब्रेन पे जो है वो उसका ज्यादा एक्शन मिलता है। High blood flow together with lipophilicity of propofol permits rapid distribution into CNS। अब propofol जो है वो लिपोफिलिक भी है, लिपोफिलिक का मतलब है कि लिपिड लविंग है, तो हमारी जो ब्रेन से जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को वही ड्रग क्रॉस कर सकेगी जो हाईली लिपोफिलिक होगी। ठीक है, तो प्रोपोफोल जो है वो लिपोफिलिक भी है और इसके साथ साथ जो है वो ब्लड फ्लो भी ब्रेन की तरफ अच्छा होता है। तो प्रोपोफोल जैसे ब्रेन के पास पहुंचेगी, CNS पे पहुंचेगी तो वो अपना एक्शन शो कर देगी। A subsequent slower distribution to skeletal muscles and adipose tissues lowers the plasma concentration so that drug diffuses out of the central nervous system down the concentration gradient and consciousness is regained। तो जैसे ही वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एडिपोज टिश्यूज में और स्केलेटल मसल्स में जो है वो ब्लड सप्लाई कम गई होती है, तो जब उनमें और ज्यादा जो है वो ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, तो यही जो ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ ज्यादा आई थी यहाँ से जो है वो ड्रग निकल के, ड्रग की कंसंट्रेशन निकल के तो स्केलेटल टिश्यूज की तरफ और एडिपोज टिश्यूज की तरफ जो है वो जाती है और अल्टीमेटली
जब ड्रग जो है वो ब्रेन से निकलना शुरू हो जाती है तो वो जो प्रोपोफोल ने अनकॉन्शियसनेस का इफेक्ट दिया था वो इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है और बंदा जो है वो दोबारा से होश में आना शुरू हो जाता है, उसको जो है वो कॉन्शियसनेस दोबारा से गेन होना शुरू हो जाती है। और ये जो है वो इसी तरह से हमारा जो है वो एनेस्थेटिक ड्रग का जो है वो मैकेनिज्म काम करता है। देन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट फैक्टर जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है वो है कैपिलरी परमिएबिलिटी, कि हमारी जो कैपिलरीज हैं, अब चूंकि हमारी जो भी कैपिलरी है वो किसी भी टिश्यूज के पास जाएगी तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो कैपिलरीज में कन्वर्ट होंगी, और ये जब फाइन कैपिलरीज में जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो कैपिलरीज में ही हमारी जो है वो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो रही होती है। तो कैपिलरीज में से जो है वो ड्रग निकल के तो अल्टीमेटली उन टिश्यूज की तरफ जाएगी और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और इंटरस्टिशियम में एंटर होगी। तो अब उन कैपिलरीज से जो है वो ड्रग को निकलने के लिए उस की परमिएबिलिटी जो है वो ड्रग की कैसी है, ठीक है, वो चीज जो है वो मैटर करेगी किसी भी ड्रग को जो है वो कैपिलरी से निकल के टिश्यू में जाने के लिए या इंटरस्टिशियम में जाने के लिए। कैपिलरी परमिएबिलिटी इज डिटरमिन्ड बाय कैपिलरी स्ट्रक्चर एंड बाय द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग। तो कैपिलरी स्ट्रक्चर के हमारी जो कैपिलरी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें से ड्रग निकल सकेगी या नहीं निकल सकेगी, और नंबर 2 हमारे पास जो है वो हमारी जो ड्रग है उसकी केमिकल नेचर क्या है, वो लिपोफिलिक है, वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो capillary structure varies in terms of fraction of basement membrane exposed by slit junctions between endothelial cells। तो हमारी जो कैपिलरीज होती हैं उसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो है वो हमें डिफरेंट स्लिट जंक्शंस मिलते हैं। स्लिट जंक्शन से मुराद के एक मेम्ब्रेन जो है वो दूसरी मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने से पहले एक थोड़ा सा जो है वो गैप दे देगी, तो डिफरेंट जो गैप्स हैं वो मिलके हमारे पास जो है वो स्लिट जंक्शंस बनाते हैं। और ये स्लिट जंक्शन जो हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि हमारी ड्रग जो है वो अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रही तो हमारी जो ड्रग है वो इन जंक्शन के थ्रू या इन गैप्स के थ्रू जो है वो गुजर के तो कैपिलरी से जो है वो बाहर निकल सकती है और इंटरस्टिशियम में और उससे आगे जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में किसी भी सेल में जो है वो पहुंच सकती है। In liver and spleen, a significant portion of basement membrane is exposed due to large discontinuous capillaries through which large plasma proteins can pass। ठीक है, तो ये चीज जो है वो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे पिक्चर में भी होगा कि लीवर और स्प्लीन की जो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो उनमें जो स्लिट जंक्शंस हैं वो काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं, ठीक है। ये देखें ना, स्लिट जंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास जो स्लिट जंक्शंस हैं किसी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो बनते हैं उस मेम्ब्रेन के साथ ही जो है वो स्लिट जंक्शंस काफी ज्यादा हैं। लार्ज फेनेस्ट्रेशन अलाउज ड्रग टू मूव बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियम इन द लिवर, ठीक है। ये हमारे पास कैपिलरी स्ट्रक्चर है लीवर का। तो अगर हम लीवर की बात कर रहे हैं, लीवर या स्प्लीन की, तो वहाँ पे जो है वो स्लिट जंक्शन जो है वो काफी ज्यादा है, और स्लिट जंक्शन के ज्यादा होने की वजह से जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड जो ड्रग्स होती हैं, जो लार्जर मॉलिक्यूलर वेट की ड्रग्स होती हैं, वो इसमें से आसानी से गुजर सकती हैं। नंबर 2 हमारे पास जो है वो बात आती है ब्रेन की। अगर हम ब्रेन का कैपिलरी नेटवर्क देखें तो उसमें क्या होता है कि स्लिट जंक्शंस की बजाय वहां पे टाइट जंक्शंस हैं, ठीक है। तो टाइट जंक्शंस से मुराद क्या है कि वहां पे जो स्लिट जंक्शंस की जो थोड़ी सी गुंजाइश थी वो नहीं थी। तो सेल्स आर फिजिकली जॉइंट एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस वॉल, तो उसमें जो है वो कॉन्टिन्यूस वॉल है, किसी भी किस्म का कोई गैप नहीं दे रहे। डेट प्रिवेंट्स मेनी सब्सटेंसेस फ्रॉम एंटरिंग द सेल, तो अल्टीमेटली ये जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर और जो हमारे पास जो है वो किसी भी ड्रग को जो है वो मतलब अंधाधुंध जो है वो सीएनएस में एंटर होने की परमिशन नहीं देते। तो ये स्लिट जंक्शन जो है वो बिल्कुल क्लोज हैं, यहाँ पे स्लिट जंक्शन जो है वो गैप की फॉर्म में नहीं है, और अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो टाइट जंक्शन यहाँ पे बनते हैं एज कम्पेयर टू लीवर। तो लीवर में हमें जो है वो ड्रग एक्सचेंज काफी ज्यादा चाहिए होता है, तो लीवर में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो गैप जंक्शन हैं जो हेल्प आउट करते हैं। और अल्टीमेटली जो ब्रेन की बात है तो ब्रेन में जो है वो स्लिट जंक्शन नहीं है, इसलिए ब्रेन में जो है वो टाइट जंक्शन है। और इसमें हम जो है वो बात करें परमिएबिलिटी ऑफ ब्रेन कैपिलरी, तो अगर हमने ब्रेन कैपिलरी की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे जो है वो स्लिट जंक्शन नहीं है, टाइट जंक्शन है, तो इसमें से जो है वो गैप नहीं है, गैप में से ड्रग नहीं गुजर सकती। तो इसमें से ड्रग को गुजरने के लिए क्या होगा, इसमें से जो है वो ब्रेन में जो कैपिलरीज ब्लड सप्लाई दे रही हैं उसमें अगर कोई ड्रग है तो उसको जो है वो ब्रेन की कैपिलरी से निकल के तो इंटरस्टिशियम में या डिफरेंट बी है इसमें सीएनएस सेल्स में जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर चार्ज पार्टिकल होगा उस पर कोई चार्ज जो है वो होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर ड्रग होगी, तो उसको जो है वो हम कहते हैं कि वो हाइड्रोफिलिक है, वो लिपोफिलिक नहीं है। तो वो जैसे ही जो है वो कैपिलरी की मेम्ब्रेन से टकराएगी वो वापस आ जाएगी, वो कैपिलरीज में से गुजर नहीं सकती, ठीक है। तो अगर कैपिलरी को पास करना है तो उसके लिए जो है वो ड्रग लिपोफिलिक होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास जो है ड्रग लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वो ब्रेन से गुजर सकती है। और इसके अलावा जो है वो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट अगर हो, जिसको हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि मेम्ब्रेन के
अंदर ही जो है वो गैप तो नहीं है, लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कैरियर प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन में से जो है वो ड्रग को पास करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो इस तरह से सीएनएस में या ब्रेन में जो है वो कैपिलरीज की परमिएबिलिटी की वजह से जो है वो ड्रग की सप्लाई हो सकती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कैपिलरी परमिएबिलिटी का, कि हम जो है वो कैपिलरी हमारी कितनी परमिएबल है, और अल्टीमेटली जो है वो लीवर में जो है वो ज़्यादा परमिएबिलिटी है, तो लीवर में जो है वो हायर जो है वो ड्रग एक्सचेंज हो रहा होता है, क्योंकि ड्रग ने यहाँ पे मेटाबोलाइज होना होता है। तो लीवर में जो है वो हमारे पास कैपिलरी और स्लिट जंक्शन जो है वो अपना काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ब्रेन की, तो ब्रेन में जो है वो हमारे पास बहुत टाइट जंक्शन होते हैं, तो उसके लिए ड्रग जो है वो नहीं एंटर हो सकती। To enter the brain, drugs must pass through endothelial cells of the CNS capillaries to be actively transported। ठीक है, वो लिपोफिलिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर कैरीज लीवोडोपा इनटू ब्रेन। तो लीवोडोपा जो है वो ब्रेन में नहीं जा सकती लीवर, लेकिन लीवोडोपा के लिए हम जो है वो कैरियर यूज करते हैं जो उसको क्रॉस करवा देता है। बाई कंट्रास्ट लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स रेडिली पेनिट्रेट द CNS बिकॉज दे डिसॉल्व इन द एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो जो है वो इजीली उसको क्रॉस कर जाती हैं, या फिर जो है वो उनको कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए होती है, या उनको जो है वो कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए होता है जो उसको क्रॉस करवा सके। ठीक है, आयोनाइज्ड और पोलर ड्रग्स, जिनके ऊपर कोई ना कोई आयन होगा वो पोलर हो जाएंगी, और पोलर होने की वजह से वो हाइड्रोफिलिक होंगी, लिपोफिलिक नहीं रहेंगी। जनरली फेल टू एंटर द CNS बिकॉज दे कैन नॉट पास थ्रू द एंडोथेलियल सेल्स दैट हैव नो स्लिट जंक्शंस। तो ब्रेन के जो है वो स्लिट जंक्शंस नहीं होते, टाइट जंक्शंस होते हैं। तो ब्रेन की एंडोथेलियल से या ब्लड सेल में ब्रेन से जो है वो क्रॉस करने के लिए, ब्रेन की जो कैपिलरीज हैं उनको क्रॉस करने के लिए हमारे पास जो है वो ड्रग का हाईली लिपोफिलिक होना जरूरी है, या फिर वहां पे जो है वो कैरियर प्रोटीन्स का होना जरूरी है। ठीक है, देन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट फैक्टर है जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, वो है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड टिश्यूज। कि अब हमारी जो है वो, अब हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो ड्रग प्लाज्मा में है उसने प्लाज्मा से निकल के कहाँ पे जाना है, डिफरेंट सेल्स तक, डिफरेंट टिश्यूज तक, इंटरस्टिशियम के अंदर। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो उसको हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो प्लाज्मा के अंदर कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो ड्रग के साथ बाइंड रहती हैं, जिसको हमने कहा था कि जितनी ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड रहेगी उतनी ड्रग जो है वो हमारी बाउंडेड फॉर्म में है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा प्रोटीन्स का। तो इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा जो ड्रग बाइंड होती हैं एल्ब्यूमिन के साथ। ठीक है, पी देन जो है वो पी ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो एल्ब्यूमिन 90% ड्रग्स को अपने साथ बाइंड करवाती है। तो एल्ब्यूमिन क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है, बाइंडिंग प्रोटीन है। तो वो जब ड्रग्स आके एल्ब्यूमिन के साथ अटैच हो जाती हैं तो ड्रग एल्ब्यूमिन का जो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो जो है वो ड्रग को फार्माकोलॉजिकली थेराप्यूटिकली जो है वो एक्टिव नहीं रहने देती। और अल्टीमेटली जो फ्री ड्रग होती है जो किसी भी प्रोटीन के साथ अटैच नहीं है, सिर्फ वो ड्रग जो है वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव रहती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ये प्रोटीन बाइंडिंग कैसे जो है वो अफेक्ट करती है। तो एक ड्रग मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, अब वो ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो गया है, और ये जो है ये सारा कुछ कहाँ पे है, किसी भी प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर है। अब ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो इतने साइज का है। ठीक है, अब जब वो किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ड्रग और प्लाज्मा प्रोटीन एक दूसरे के साथ अटैच हुए, तो अल्टीमेटली जो है वो उनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, जब साइज ज्यादा होगा तो वो इस मेम्ब्रेन के स्लिट जंक्शंस में से या इस मेम्ब्रेन के गैप में से जो है वो गुजर नहीं सकेंगे। तो साइज ज्यादा होने की वजह से जो है वो हमारी ड्रग प्लाज्मा को छोड़ के अच्छे से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी ड्रग जो है वो प्रोटीन बाइंडिंग करके बैठी हुई है, प्रोटीन उसको छोड़ नहीं रही, और अल्टीमेटली हमारी ड्रग जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो मोस्टली वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी जो फ्री फॉर्म में होगी। तो जिस ड्रग की जो है वो बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी प्रोटीन्स के साथ, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जिस ड्रग की बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, उस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होगी, क्योंकि वो ब्लड कैपिलरी से निकल नहीं पा रही। वो ब्लड कैपिलरी से जो है वो निकलना चाहती है, लेकिन जो बाउंड फॉर्म में है वो उसको निकल नहीं दे रही। ठीक है, तो इसको हम जो है वो डिटेल से भी देखते हैं। बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, पहले हमारे पास जो है वो जो प्लाज्मा प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन की एग्जांपल है। रिवर्सिबल बाइंडिंग, ये रिवर्सिबल होती है क्योंकि कुछ टाइम के लिए जो है वो एल्ब्यूमिन ड्रग को अपने साथ अटैच करके रखती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसको फ्री करती रहती है ताकि ड्रग जो है वो बहुत ज्यादा फ्री फॉर्म में ना हो, बहुत ज्यादा एक्शन ना दे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्रग हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। Reversible binding to plasma proteins sequester drugs into a non-diffusible form and slows their transfer out of the vascular compartment। तो ब्लड वेसल से उनका जो ट्रांसफर करवाना है इंटरस्टिशियम में या सेल्स में, वो थोड़ा स्लो और कंटिन्यूअस हो जाए, उसमें जो है वो हमें कोई अब्रप्ट जो है वो रिस्पांस ना मिले। एल्ब्यूमिन इज द मेजर ड्रग बाइंडिंग प्रोटीन एंड मे एक्ट एज अ ड्रग रेजर्वायर। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है वो प्रोटीन बाइंडिंग सबसे ज्यादा जो है वो करवाती है। एक
बाइंडिंग प्रोटीन है और ये जो है वो एज अ ड्रग रिजर्वायर काम करती है कि ड्रग को रिजर्व करके रखती है, अपने साथ अटैच कर लेगी और ड्रग जो है वो रिजर्व फॉर्म में रहेगी, तो थोड़ा थोड़ा करके ड्रग को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी। एज कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग कंसंट्रेशन डिक्रीजेस ड्यू टू एलिमिनेशन द बाउंड ड्रग डिसोसिएट फ्रॉम द प्रोटीन। तो रेजर्वायर का क्या मतलब है कि जैसे ही जो फ्री ड्रग है वो अपना एक्शन देगी, वो मेटाबोलाइज होगी, वो बॉडी से एलिमिनेट होगी, तो फिर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन जो है अल्ब्यूमिन जो है वो नेक्स्ट फिर थोड़ी सी ड्रग को जो है वो डिसोसिएट कर देगी, अपने से अलग कर देगी, वो फिर अपना एक्शन देगी। तो इस तरह से हमारा जो है वो बॉडी में एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो अचीव होती रहती है। दिस मेंटेन्स द फ्री ड्रग कंसंट्रेशन एज कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ टोटल ड्रग इन द ब्लड या इन द प्लाज्मा। तो ये जो है वो एक कांस्टेंट फ्रैक्चर को जो है वो फ्रैक्शन को मेंटेन रखती है, ताकि हमें जो है वो बहुत ज्यादा ड्रग जो है वो एकदम से कंसंट्रेशन भी ना मिले और ऐसा भी ना हो कि सारी की सारी ड्रग जो है वो फ्री फॉर्म में थी और वो सारी की सारी यूज हो गई और अल्टीमेटली जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइंडिंग टू टिश्यू प्रोटीन्स के। एक तरफ हमारे पास जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स थी, अब हमारे पास जो है वो टिश्यू प्रोटीन्स हैं कि कुछ अब ड्रग जो है वो टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हुई, अब वहां पे जो है वो कुछ प्रोटीन्स हैं तो जो ड्रग को जो है वो अपने साथ अटैच कर लेगी। मैनी ड्रग्स accumulate in tissues leading to higher concentration in tissues than in the extracellular fluid and blood। कि कोई ड्रग जो है वो टिश्यूज में गई लेकिन वो क्या होगा टिश्यूज में जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। अब टिश्यूज में जो हमारे पास फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, तो एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ड्रग जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा देर रहना शुरू कर देती है या वहां पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। ड्रग्स में एक्यूमुलेट एज अ रिजल्ट ऑफ बाइंडिंग टू लिपिड प्रोटीन टू लिपिड्स प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, जो वहां पे टिश्यू प्रोटीन का जो है वो काम कर रहे हैं। ड्रग्स में आल्सो बी एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू टिश्यूज रिजर्वायर्स में सर्व एज अ मेजर सोर्स ऑफ ड्रग एंड प्रोलॉन्ग इट्स एक्शन एंड कॉज लोकल ड्रग टॉक्सिसिटी। ठीक है, अब होगा क्या कि कोई भी ड्रग जो है वो टिश्यू में गई, अब टिश्यू में जो है वो एक टिश्यूज की अपनी प्रोटीन्स हैं जो ड्रग को अपने साथ बाइंड कर लेंगी, तो जो ड्रग टिश्यूज में बाइंड हो जाएगी, हमने कहा था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है कि ड्रग जो है वो टिश्यूज में जाएगी, वहां पे अपना एक्शन शो करेगी और वापस आ जाएगी। लेकिन क्या है कि अब जो है वो वहां पे टिश्यूज में अपनी टिश्यू की प्रोटीन्स हैं जिन्होंने ड्रग को अपने साथ बाइंड कर लिया और अल्टीमेटली अब वो ड्रग को वापस नहीं आने दे रहे। जो रिवर्सिबल प्रोसेस था उसको जरा स्लो डाउन कर दिया कि ड्रग जो फौरन से अपना एक्शन देके वापस आना चाह रही थी अब उसको वापस नहीं आने देंगे और अल्टीमेटली ड्रग जो है वो टिश्यूज के अंदर ज्यादा लंबे अरसे के लिए स्टे करेगी और उसकी वजह से जो है वो लोकल इफेक्ट एक तो ज्यादा मिलेगा। अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक टिश्यू में या किसी एक ऑर्गन में ज्यादा इफेक्ट चाहिए तो उसमें हमें इफेक्ट भी ज्यादा मिल सकता है और उसके साथ साथ जो है वो साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। For example, acrolein, the metabolite of cyclophosphamide can cause hemorrhagic cystitis के वो जो है वो हेमरेज वगैरह करवा सकता है because it accumulates in bladder। तो जब ये ब्लेडर में जो है वो ड्रग एक्यूमुलेट होगी जो कि साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो ये क्या करेगी, हेमरेजिक सिस्टाइटिस जो है वो काज करवाएगी इन द ब्लेडर। सो नेक्स्ट फैक्टर जो हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है वो है लिपोफिलिसिटी। किसी भी ड्रग की जो है वो लिपोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उतनी ज्यादा होगी। द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस इट्स एबिलिटी टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। लिपोफिलिक ड्रग्स रेडिली मूव अक्रॉस मोस्ट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। these drugs dissolve in the lipid membranes and penetrate the entire cell surface. The major factor influencing the distribution of lipophilic drug is blood flow to the area। तो अगर जो है वो आप ब्लड फ्लो अच्छा दे दें तो लिपोफिलिक जो ड्रग हैं वो कहीं भी घुस जाएंगी इन शॉर्ट। ठीक है, तो ब्लड फ्लो जो है वो जितना अच्छा होगा किसी भी टिश्यूज की तरफ, किसी भी ऑर्गन्स की तरफ, तो वहां पे जो लिपोफिलिक ड्रग है वो बस अपना काम कर देगी, वो पूरे के पूरे सेल के अंदर घुस जाएगी। इन कॉन्ट्रास्ट हाइड्रोफिलिक ड्रग्स डू नॉट रैपिडली मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन्स। तो हाइड्रोफिलिक जो ड्रग हैं, जो वाटर लविंग ड्रग्स हैं, जो लिपोफिलिक नहीं होती, वो इजीली जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो है वो स्लिट जंक्शन चाहिए नंबर 1 पास आउट करने के लिए। देन जो है वो उनको कैरियर प्रोटीन्स चाहिए जो उसको जो है वो अपने साथ जो है वो पास करवा दें किसी भी सेल मेम्ब्रेन को। देन हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर जो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारी जो ड्रग है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम बात करते हैं कि किसी भी कंपार्टमेंट में जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक जो है वो हाइपोथेटिकल अमाउंट है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, इज डिफाइंड एज द फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड टू कंटेन इंटायर ड्रग इन द बॉडी एट द सेम कंसंट्रेशन मेड इन प्लाज्मा। ये हमारे पास जो है वो प्लाज्मा में मतलब बॉडी में जो है वो
कितनी कंसंट्रेशन है और बॉडी में जो है वो कौन कितना फ्लूइड जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी ब्लड कंसंट्रेशन को अपने अंदर रखने के लिए, जितना जो है वो प्लाज्मा उस कंसंट्रेशन को अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो हम बॉडी के किसी भी कंपार्टमेंट का कंपैरिजन करते हैं प्लाज्मा के साथ और अल्टीमेटली उससे हम जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेजर कर सकते हैं। इन शॉर्ट के हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि हमारी प्लाज्मा में 100 mg जो है वो ड्रग थी, तो प्लाज्मा की हमने जो है वो ड्रग कैलकुलेट की, तो अब वो 30 mg आई, तो इट मींस कि 70 mg जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट टिश्यूज में रादर देन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से जो है वो 70 mg निकल चुकी है, 70% जो है वो निकल चुकी है। It is calculated by dividing the dose that ultimately gets into systemic circulation by the plasma concentration at time 0 के किसी भी टाइम पे हम जो है वो अमाउंट टोटल अमाउंट जो बॉडी में हमने एडमिनिस्टर की थी, जो कि हमारे पास लेट्स सपोज 100 mg थी, उसको हमने जो है वो डिवाइड किया उस ड्रग से जो हमने प्लाज्मा में कैलकुलेट की। ठीक है, लेट्स सपोज हमने जो है वो सुबह 8 बजे एक बंदे को 100 mg डोज दी, जिसमें से 90 mg उसकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई। यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने आईवी डोज दी, 100 mg का इंजेक्शन लगाया और उसमें 100 mg की 100 mg जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब वो ड्रग पहुंची तो उसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुई। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि इस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो हम 2-4 घंटे के बाद सुबह 8 बजे से लेके हम 12 बजे के बाद जो है वो एक प्लाज्मा का सैंपल लेते हैं और इस प्लाज्मा सैंपल में हम जो है वो देखते हैं कि हमारी ड्रग इस टाइम पे कितनी है। तो अगर प्लाज्मा में 50 mg ड्रग रह गई है तो इट मींस कि 50 mg जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो उनका जो कंपैरिजन है वो हमें बताता है कि हमारे पास जो है वो ड्रग कितनी जो है वो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सो नेक्स्ट हम जो है वो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू डिफरेंट वाटर कंपार्टमेंट्स इन द बॉडी के हमारे पास जो है वो एक तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कंपार्टमेंट कौन कौन सा है और फिर उसमें कौन सी करेक्टर्स वाली ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, कौन कौन सी ड्रग्स हैं या ड्रग की कौन सी जो है वो प्रॉपर्टीज होंगी तो वो उस कंपार्टमेंट तक जो है वो पहुंच सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो प्लाज्मा कंपार्टमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो ड्रग है अब्जॉर्प्शन होने के बाद सारी की सारी प्लाज्मा में जाती है, ब्लड स्ट्रीम में जाती है, तो प्लाज्मा कंपार्टमेंट तक जो है वो कौन सी ड्रग रहेगी, मतलब कौन सी ड्रग है जो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी और वो सिर्फ जो है वो प्लाज्मा के अंदर ही रहेगी। ठीक है, इफ अ ड्रग हैज अ मॉलिक्यूलर वेट हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मॉलिक्यूलर साइज जो है वो ड्रग का ज्यादा है और इज एक्सटेंसिवली प्रोटीन बाउंड या फिर उसकी बहुत ज्यादा जो है वो पोर्शन प्रोटीन के साथ बाउंड रहता है, यानी कि 80% ड्रग 90% ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ अल्ब्यूमिन के साथ जो है वो बाउंड रहती है। तो प्रोटीन के साथ जब तक जो है वो ड्रग बाउंड रहेगी तब तक जो है वो कैपिलरीज में से निकल नहीं सकेगी, तो अल्टीमेटली वो प्लाज्मा के अंदर ही रहेगी। इट इज टू लार्ज टू पास थ्रू द स्लिट जंक्शंस ऑफ द कैपिलरीज एंड दस इज इफेक्टिवली ट्रैप्ड विद इन प्लाज्मा के जब वो प्रोटीन के साथ बाउंड होती है तो वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो स्लिट जंक्शंस में से भी नहीं गुजर सकती, तो अल्टीमेटली जो है वो प्लाज्मा के अंदर ही बाउंड रह जाती है। एज अ रिजल्ट इट हैज लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि हमारी ड्रग जो है वो प्लाज्मा से निकल के डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टिश्यूज में जाए, लेकिन अगर कोई ड्रग जो है वो रहती ही प्लाज्मा में है, क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, उसकी जो है वो प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज्यादा है, तो वो प्लाज्मा से निकल ही नहीं पाती। तो जो प्लाज्मा से निकल ही नहीं पाती तो अल्टीमेटली उसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो अबाउट 4 लीटर इन 70 kg इंडिविजुअल, तो उसमें जो है वो प्लाज्मा कम होगा। एग्जांपल अगर हम देखें तो हेपरिन जो है वो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है कि वो एक्सटेंसिवली बाउंड है और अल्टीमेटली जो है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं होता, तो वो किस कंपार्टमेंट में रहेगी? वो प्लाज्मा कंपार्टमेंट तक ही कन्फाइंड रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। अब इसमें हमारे पास जो है वो ड्रग किस में जाएगी? हमारी जो ड्रग है वो इंटरस्टिशियम वगैरह में जो है वो जा सकती है। इफ अ ड्रग हैज लोअर मॉलिक्यूलर वेट बट इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है, अगर ड्रग का जो है वो लोअर मॉलिक्यूलर वेट है, लोअर मॉलिक्यूलर का वेट मॉलिक्यूलर साइज जो है वो उसका कम है, तो वो स्लिट जंक्शन के थ्रू गुजर के प्लाज्मा से निकल जाएगी। ठीक है, प्लाज्मा से निकल के कहाँ पे जाएगी? इंटरस्टिशियम में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। लेकिन अब वहां से आगे जाना है टिश्यू लेवल पे या सेल्स में, तो उसके लिए वो कह रहा है कि वो हाइड्रोफिलिक है। वो हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग है, लिपोफिलिक नहीं है। तो टिश्यूज में जाने के लिए जो है, सेल्स के अंदर घुसने के लिए उसको जो है वो लिपोफिलिक होना जरूरी है। इट कैन पास थ्रू द एंडोथेलियल स्लिट जंक्शन ऑफ कैपिलरीज, तो कैपिलरीज के स्लिट जंक्शन से निकल के तो कैपिलरीज में से जो है वो गुजर जाएगी, तो कैपिलरीज से निकल के जो है वो इंटरस्टिशियम में जाएगी, इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हाउएवर हाइड्रोफिलिक ड्रग्स कैन नॉट
नॉट मूव अक्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। ठीक है, वही बात आ गई कि सेल्स के अंदर से फिर जो है वो गुजरना मुश्किल हो जाएगा और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो है वो एंटर नहीं हो सकती। देयरफॉर दीज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट इनटू अ वॉल्यूम दैट इज सम ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास ड्रग्स कहाँ पे कन्फाइंड रह जाएंगी। अब ये जो है वो आपके लिए समझना जरूरी है कि अगर एक ड्रग जो है वो प्लाज्मा से तो निकल सकती है लेकिन सेल के अंदर नहीं घुस सकती, तो प्लाज्मा प्लस इंटरस्टिशियम, क्योंकि कुछ ड्रग जो है, अब लेट्स सपोज 100 mg ड्रग प्लाज्मा में थी, अब उस प्लाज्मा में से, उस ब्लड में से जो है वो 50 mg निकल के इंटरस्टिशियम में आ गई, तो 50 mg कहाँ पे रह गई, प्लाज्मा में। तो इसका जो है वो कंपार्टमेंट कौन सा होगा या किन किन कंपार्टमेंट तक जो है वो ये ड्रग अप्रोच कर सकती है, वो ड्रग कहाँ कहाँ पे जा सकती है, वो है किसमें, प्लाज्मा में प्लस इंटरस्टिशियम में। और सेल्स में एंटर नहीं हो सकती क्योंकि ड्रग जो है वो हाइड्रोफिलिक है, लिपोफिलिक होना जरूरी है सेल्स में एंटर होने के लिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप अगर याद कर लेंगे तो आपको ये बड़े बड़े पैसेजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जो है वो कंपार्टमेंट याद हो, प्लाज्मा कंपार्टमेंट, उसमें कौन सी ड्रग या जो ड्रग प्लाज्मा तक ही रहेगी उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी कि जी वो बहुत ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट होगी, वो प्लाज्मा से निकल नहीं सकेगी, स्लिट जंक्शन से निकल नहीं सकती। फिर अगर हम बात करें उस ड्रग की जिसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा कम होगा लेकिन वो हाइड्रोफिलिक है, अब मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा कम है, वो कैपिलरी के स्लिट जंक्शन से निकल के आ जाएगी इंटरस्टिशियम में, लेकिन आगे वो हाइड्रोफिलिक है, वो आगे उस मजीद जो है वो आगे सेल में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, वही जो हमने एक मतलब छोटी सी पिक्चर बनाई थी कि हमारे पास कैपिलरीज हैं, ये आगे जो है वो डिफरेंट सेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्लिट जंक्शंस बने हुए हैं, उसमें से ड्रग जो है वो तो निकल के बाहर आ देगी यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ से सेल के अंदर जाने के लिए उसको लिपोफिलिक होना जरूरी है। तो अगर कोई ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी तो वो कहाँ तक रहेगी, वो इन दो कंपार्टमेंट्स में रहेगी, प्लाज्मा सेल प्लाज्मा कंपार्टमेंट में प्लस इंटरस्टिशियल जो है वो कंपार्टमेंट में। तो हमने स्टार्ट में बात की थी कि ये दोनों कंपार्टमेंट जो है वो मिलके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाते हैं। तो हमारी ड्रग जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक ही कन्फाइंड रहेगी, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट नहीं बन सकती। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे जी वो एक्शन कैसे शो करेगी, तो हमारे जो सेल्स होते हैं इनकी सरफेस पे जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, इन रिसेप्टर्स के बाहर आके वो ड्रग अटैच होगी, अपना एक्शन जो है वो शो करेगी। ठीक है, वो एक अलग बहस है, वो हम फार्माकोडायनामिक्स में जाके देखेंगे। अभी के लिए हम जो है वो देख रहे हैं कि हमारी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा और हमारी ड्रग जो है वो अगर उसमें ये प्रॉपर्टीज होंगी तो वो किस किस कंपार्टमेंट तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टोटल बॉडी वाटर के, हमारे पास जो है वो टोटल बॉडी वाटर या टोटल कंपार्टमेंट जहां जहां पे हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सब का सम, उसमें कौन सी ड्रग जो है वो जा सकती है कि कुछ ड्रग जो है वो प्लाज्मा में भी रहे, उसमें से कुछ इंटरस्टिशियम में चली जाए। अब जो इंटरस्टिशियम में गई है उसमें से कुछ सेल के अंदर भी चली जाए। ठीक है, तो उसमें लिए जो है वो ड्रग के फीचर्स क्या होंगे, इफ अ ड्रग हैज अ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड इज लिपोफिलिक। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कम तो क्या होगा, प्लाज्मा में से निकलेगी, कैपिलरीज के जो स्लिट जंक्शन है वहां से निकल के कहाँ पे आएगी, इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम से आगे इसने सेल में जाना है, तो सेल में जाने के लिए इसको जो है वो लिपोफिलिक होना जरूरी था, वो लिपोफिलिक भी है। तो सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, ड्रग्स की फेवर में है। तो ड्रग जो है वो बहुत फेवरेबल कंडीशन में है, बड़ी अच्छी ड्रग है, तो वो क्या करेगी, वो सेल के अंदर भी जो है वो मूव कर जाएगी। इफ अ ड्रग हैज अ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड इज लिपोफिलिक इट कैन मूव इनटू इंटरस्टिशियम थ्रू द स्लिट जंक्शंस एंड आल्सो पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इनटू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो जो ड्रग हाइड्रोफिलिक थी उसमें जो है वो ये लिमिटेशन थी कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती थी, लेकिन अब जो है वो ड्रग लिपोफिलिक भी है, तो अब ये क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी जाएगी, इंटरस्टिशियम में तो ऑब्वियसली स्लिट जंक्शन के थ्रू जाएगी क्योंकि लो मॉलिक्यूलर वेट है। दीज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट इनटू अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 60% ऑफ बॉडी वेट और अबाउट 42 लीटर इन अ 70 kg इंडिविजुअल। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है कंपार्टमेंट्स की। तो उसमें हम जो है वो बात करते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो ओवरऑल जो 42 लीटर हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है, उस सारे फ्लूइड में जो है वो ये ड्रग क्या करती है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका मिल सकता है, ये सारे के सारे कंपार्टमेंट्स में जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है एक ही टाइम पे। तो हमारी ड्रग 100 mg जो है वो हमने लेट्स सपोज ली, 100 mg जो है वो हमारी कहाँ पे गई, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में से जो है वो 70 mg निकल के इंटरस्टिशियम में चली गई। ठीक है, तो 30 mg प्लाज्मा में रह गई, 70 इंटरस्टिशियम में चली गई। अब इंटरस्टिशियम में जो है वो लिपोफिलिक ड्रग थी तो वो जो है वो आगे सेल में एंटर हुई, सेल में जो है वो 50 mg चली गई। तो अल्टीमेटली सारे कंपार्टमेंट्स में जो है वो हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छा होगा। देन हमारे पास जो है वो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अ ड्रग रेयरली एसोसिएट एक्सक्लूसिवली विद ओनली वन ऑफ द वाटर कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी, इंस्टेड द लास्ट मेजॉरिटी ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स इनटू सेवरल कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो इसमें जो है वो बहुत रेयर केसेस होता है कि एक ड्रग जो है वो सिर्फ एक कंपार्टमेंट तक रहे या सिर्फ प्लाज्मा तक रहे। तो मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो निकल के प्लाज्मा के अलावा भी जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स तक जाती हैं, ऑफन अवॉइडिंगली बाइंडिंग सेलुलर कंपार्टमेंट्स सच एज लिपिड्स अबंडेंट इन एडिपोस टिश्यूज एंड
तो इसमें जो है वो उसमें सेलुलर कंपोनेंट्स में जो है वो बाइंडिंग को अवॉइड करके देन जो है वो न्यूक्लिक एसिड का देयरफॉर द वॉल्यूम इनटू व्हिच ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट इज कॉल्ड द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम जो है वो अपेरेंट वॉल्यूम कहते हैं, एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं कहते, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ यूजफुल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर फॉर कैलकुलेटिंग द लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग। हमारी जो ड्रग है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें पता होगा तो हमें जो है वो उसकी लोडिंग डोज का आइडिया लगा सकते हैं। लोडिंग डोज क्या होती है कि जो डोज हमें जो है वो थेराप्यूटिक इफेक्ट देने के लिए मिनिमम डोज चाहिए होती है, कि इस डोज पे हमें जो है वो इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है, या हमारी प्लाज्मा की वो कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है जो हमें किसी भी जो है वो थेरापेटिक गोल को अचीव करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। द फैक्ट दैट ड्रग क्लियरेंस इज यूजुअली अ फर्स्ट order process allows calculation of volume of distribution. फर्स्ट ऑर्डर मीन्स दैट अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज लिमिटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। तो इसमें हम जो है वो आगे जाके देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर वो होती है जिसमें डोज डिपेंडेंट जो है वो एलिमिनेशन हो रही होती है, कि हमारी जो है वो ड्रग जितनी डोज आई उतनी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एलिमिनेट होती जाएगी पर यूनिट टाइम। दिस प्रोसेस कैन बी मोस्ट इजीली एनालाइज्ड बाय प्लॉटिंग द लॉग ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन सीपी वर्सेस टाइम। तो ये हमारे पास जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जो है वो हम इसको ड्रा करके तो हम इसको जो है वो बना सकते हैं और अल्टीमेटली इससे जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेजर कर सकते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा कैन बी extrapolated back into the volume to time zero and the time of IV bolus on the y-axis to determine C नॉट, कि जिस टाइम पे हम जो है वो कंसंट्रेशन मेजर करना चाह रहे हैं, विच इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट वुड हैव बीन अचीव्ड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन फेज हैड अकर्ड इंस्टेंटली। दिस अलाउज कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने कितनी डोज दी और हमें जो है वो सी नॉट कब तक मिला, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो हमें जो है वो मेजर करने में हेल्प आउट करेगा। ये देखिए ना, यहाँ पे आपको जो है वो फिगर 1.14 बी में ये चीज़ जो है वो शो की गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सी नॉट तक हम जब तक जाते हैं वो पॉइंट हमें बताता है कि हमारे पास द हाइपोथेटिकल ड्रग कंसंट्रेशन प्रेडिक्टेड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैड बीन अचीव्ड इंस्टेंटली, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही अचीव हो जाएगी वो हमें जो है वो सी नॉट पॉइंट देता है। तो कब जो है वो सी नॉट पॉइंट हमें मिल जाता है उस टाइम पे हम जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेजर कर सकते हैं कि हमने डोज कितनी दी थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 mg ऑफ ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू अ पेशेंट एंड द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज एक्सट्रापोलेटेड बैक टू टाइम जीरो एंड सी नॉट 1 mg पर लीटर, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है वो फिगर में भी है 1 mg पर लीटर और अल्टीमेटली जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 10 mg डिवाइडेड बाय 1। तो ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 लीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो डोज कितनी देते हैं और हमारी जो है वो किस कंसंट्रेशन पे जाके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें अचीव हो जाता है वो हमें चाहिए, और अल्टीमेटली हम उससे जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपनी ड्रग का फाइंड आउट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हाफ लाइफ, छोटा सा कंसेप्ट रह गया है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो फिर हम या डिस्ट्रीब्यूशन फेज को जो है वो फिर हम वाइंड अप करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का हाफ लाइफ पे जो है वो क्या इफेक्ट होता है। तो हाफ लाइफ क्या होती है उसके लिए आपको समझना जरूरी है, मे भी जो है वो आपको पहले से आइडिया हो, जिसको नहीं है। हाफ लाइफ जो है वो हमारे पास क्या होती है कि हमारी वो स्पेसिफिक टाइम जिस टाइम के अंदर अंदर हमारी ड्रग का 50% जो है वो डिग्रेड हो गया है, डिकम्पोज हो गया है या बॉडी से एलिमिनेट हो गया है, या जिस टाइम में या एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जब हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो 50% रह जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज हमने जो है वो एक ड्रग दी 100 mg, मतलब 4 घंटे के बाद जो है वो बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो 100 mg से रिड्यूस होकर 50 mg रह गई। तो वो जो 4 घंटे लगे उसको 50% कंसंट्रेशन रिड्यूस करने के लिए वो उसकी हाफ लाइफ थी। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि कितनी ड्रग जो है वो प्लाज्मा से निकल के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स तक जा रही है, टिश्यूज तक जा रही है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये हाफ लाइफ पे किस तरह का इफेक्ट डालेगा। तो आप जरा इमेजिन करें कि हमारे यहाँ जो है वो ड्रग, एक ड्रग है वो निकल के किसी भी टिश्यू तक गई, थोड़ा सा उसने अपना एक्शन शो किया, टिश्यू के आगे प्रोटीन्स थी। एक हमने देखा कि प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो ड्रग को निकलने नहीं देती, एक हमने देखा कि टिश्यू प्रोटीन्स होती हैं जो एक दफ़ा टिश्यू में ड्रग चली जाती है तो प्रोटीन्स उनको अपने साथ अटैच कर लेती हैं कि वो वापस ही नहीं आने देती। तो इस तरह हम कहते हैं कि उसका जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्लस हाफ लाइफ की, तो हम जो है वो एक ड्रग की बात करते हैं जो निकली, उसने जाके सेल पे अपना फंक्शन दिया, फ़ौरन से वापस आ गई क्योंकि ये रिवर्सिबल था कि प्लाज्मा से निकल के जाना है फिर वापस प्लाज्मा में आना है।
तो इसको हम कहते हैं कि ये वाली जो ड्रग है वो जब वापस आई और वो ड्रग जो है वो वापस प्लाज्मा में आई, फिर जो है वो उसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म के बाद उसकी एलिमिनेशन हो गई, तो ये जो है वो उसकी एक हाफ लाइफ थी। अब हम कहते हैं कि एक ड्रग ऐसी है जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, वो सर टिश्यूज के पास तो चली जाती है लेकिन बहुत जल्दी वापस नहीं आती, टिश्यूज के अंदर ही रहती है काफी देर तक, आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है, सिर्फ इंटरस्टिशियम तक नहीं रहती, वो सेल के अंदर भी घुस जाती है। ठीक है, तो जिस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छा होगा उसको ब्लड में वापस आते आते जो है वो टाइम लगेगा, जब ब्लड में वापस आते आते टाइम लगेगा तो उसका मेटाबॉलिज्म भी जो है वो थोड़ा लेट होगा, मेटाबॉलिज्म थोड़ा लेट होगा तो एलिमिनेशन भी जो है वो उसकी लेट होगी, तो अल्टीमेटली उसका बॉडी में जो स्टे है वो ज्यादा हो जाएगा, उसकी जो 50% कंसंट्रेशन कम होती थी वो अब कम होने में जो है वो ज्यादा टाइम लगेगा, तो अल्टीमेटली उसकी जो हाफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी जब उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज होगा या ज्यादा बेटर होगा। Volume of distribution has an important influence on half-life of a drug because the drug elimination depends on the amount of drug delivered to the liver or kidney or other organs। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो है वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो अब हमने कोई भी ड्रग जो है वो लीवर के पास लेट्स सपोज जाती है, तो लीवर में जो है वो उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो ड्रग को लीवर के पास जाने के लिए प्लाज्मा की हेल्प चाहिए, प्लाज्मा के अंदर जितनी ड्रग होगी वही लीवर के पास जाएगी, लेकिन अगर ड्रग जो है वो प्लाज्मा से निकल के डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है तो वो लीवर के पास नहीं जा सकेगी, तो जब वो टिश्यू से कभी कभार वापस आएगी तो फिर जो है वो लीवर के पास जाएगी और उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो तब तक जो है वो टिश्यूज के अंदर ही हमारी ड्रग जो है वो घूमती रहेगी। Delivering of drug to the organs of elimination depends not only on blood flow but also on the fraction of drug in the plasma। अब हम कहते हैं कि किडनीज के पास लीवर ने मेटाबॉलिज्म करवाना है, किडनीज ने जो है वो एलिमिनेशन करवानी है। अब हम कहते हैं कि किडनीज के पास जो है वो ड्रग जाएगी, वहां पे जाके एलिमिनेट होगी। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि जी किडनीज के पास जितना ब्लड जाएगा उतनी ज्यादा ड्रग जो है वो एलिमिनेट होगी। ठीक है जी, ये समझ में आता है, लेकिन ब्लड फ्लो जो है वो किडनीज की तरफ ज्यादा है। अब क्या गारंटी है कि उस ब्लड में हमारी वो ड्रग भी है कि नहीं है? वो ड्रग तो ब्लड से निकल के या प्लाज्मा से निकल के कहाँ पे चली गई थी? टिश्यूज में चली गई थी, तो जरूरी तो नहीं कि उस ड्रग में जो है वो या उस प्लाज्मा में जो है वो ड्रग भी है या नहीं है। तो एलिमिनेशन जितनी अच्छी करवानी है उसके लिए हमें प्लाज्मा भी उस तरफ जो है वो ज्यादा चाहिए, किडनीज की तरफ, और उस प्लाज्मा में जो है वो ड्रग भी होनी चाहिए। इफ अ ड्रग हैज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ ड्रग इज इन द एक्स्ट्रा प्लाज्मिक स्पेस, कि वो प्लाज्मा से बाहर है, प्लाज्मा से बाहर, वो इंटरस्टिशियम में हो सकती है, वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हो सकती है, लेकिन वो प्लाज्मा से बाहर है, इसलिए उसको हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा प्लाज्मिक स्पेस में मौजूद है क्योंकि उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। एंड इज अनअवेलेबल टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, कि वो किडनीज तक जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। देयरफॉर एनी फैक्टर, कोई भी ऐसा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है, इंक्रीज करता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, कैन इंक्रीज द हाफ लाइफ। ठीक है, एंड एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, तो ऑब्वियसली ड्रग का जो है वो एक्शन भी इंक्रीज होता है। एंड एक्सेप्शनली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स कंसिडरेबल sequesters of drug in the some tissues or compartments, के हमारे पास जो है वो कि हमारे में जो सिक्वेस्ट्रेशन होती हैं, जो एक सीक्वेंस में ड्रग जो है वो आ रही है और अपना एक्शन शो कर रही है, तो उसमें जो है वो एक्सेप्शनली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जब ज़्यादा होगा तो उसमें हम जो है वो टिश्यूज़ और कंपार्टमेंट्स में जो है वो हमें एक सीक्वेंस में जो है वो ड्रग मिलने को नजर आती है, और इसकी वजह से हमारे जो है वो लोकल इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स जो हैं या टॉक्सिसिटीज़ जो हैं वो भी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स देखे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक आइडिया लिया कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है, किन किन फैक्टर से जो है वो इसको हम के जो है वो मैनेज कर सकते हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो मेटाबॉलिज्म का फेज होगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।